गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 जुलाई और चूँकि बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया है 31 सितंबर को होगा, तो फिर उसके लिए सब लोग तो तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लाए हैं जून 2025 का बिहार करंट अफेयर्स। इसको हम पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, नेशनल और इंटरनेशनल, 3 गो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में पटना में बनेगा जेपी गंगापथ समग्र उद्यान। 22 अप्रैल 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के तट पर जेपी गंगापथ समग्र उद्यान का निर्माण होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 387.40 करोड़ रुपए है और इसे 2 वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत गंगा किनारे रिवर फ्रंट, हरे भरे पेड़ पौधों से युक्त उद्यान, तितली बगीचा, भोजन के लिए ड्राई फूड कोर्ट, महिलाओं के लिए अर्बन हाट, टहलने हेतु पैदल मार्ग, साइकिल ट्रैक और एक विस्तृत पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। उद्यान की कुल जमीन का 90% हिस्सा हरियाली और खुले मैदानों के लिए समर्पित रहेगा, जिसमें से लगभग 1 लाख पेड़ पौधे लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त परियोजना में 8 हेक्टेयर क्षेत्र में एक विशेष बगीचा बनाया जाएगा जो पारंपरिक खगोल शास्त्र की थीम पर आधारित होगा। साथ ही गंगा के किनारे 6 किलोमीटर लंबा एक पैदल रास्ता तैयार किया जाएगा ताकि लोग वहां सैर का आनंद ले सकें। यहाँ 4000 कारों और 13,000 दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए भी व्यवस्था होगी। दूसरा है बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव 2025 का समापन। 17 अप्रैल 2025 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञान उत्सव 2025 एक राज्यव्यापी खेल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का समापन हो गया है। शुभारंभ विवेक कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में फाइनल राउंड का उद्घाटन किया। विजेता प्रथम जैफी जावेद और दीपांकर जेएनवी स्कूल समस्तीपुर, द्वितीय अंबर सिन्हा और ईसा भूषण सेंट कैरेंस स्कूल पटना, तृतीय न्यासा श्रीवास्तव और ऋषभ कुमार सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल दरभंगा। प्रतियोगिता संरचना जिला स्तर पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी 23 से 26 मार्च 2025 के बीच रखा गया है। प्रमंडल स्तर पर ऑफलाइन प्रश्नोत्तरी 2 से 16 अप्रैल 2025 के बीच रखा गया और राज्य स्तर पर लिखित और स्टेज राउंड 17 अप्रैल 2025। प्रतिभागी कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र जो 2-2 के समूह में शामिल हुए हैं। लक्ष्य खेलों, उनके नियमों, इतिहास और खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही प्रतिस्पर्धा एवं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। प्रभाव 1 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की उल्लेखनीय भागीदारी रही है। आयोजनकर्ता बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 लोगो और शुभंकर का हुआ अनावरण। 14 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया, जबकि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गेम्स के शुभंकर गज सिंह को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर खेलों का आधिकारिक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया और गौरव यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2025 को पटना में इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन बिहार में पहली बार हो रहा है और इसका उद्देश्य राज्य में खेल संस्कृति और प्रोत्साहन देना तथा युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय जिलों में होना है। इसमें 28 खेलों में देश भर से लगभग 8500 खिलाड़ी और 1500 तकनीकी स्टाफ सहित कुल 10,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। गौरव मशाल यात्रा 15 अप्रैल से 2 मई तक बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। लोगो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना को दर्शाता है। इसका नारंगी और हरा रंग ऊंचाई प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। वहीं शुभंकर गज सिंह का डिजाइन पालकालीन नालंदा और बोध गया के मंदिरों में अंकित हाथी तथा सिंह की मूर्तियों से प्रेरित है। गज सिंह में है यह शुभंकर केवल एक प्रतीक है, बल्कि साहसिक, बुद्धिमान और सशक्त खिलाड़ी की भावना का भी प्रतीक है। डिजाइन में महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ पीपल वृक्ष, गोरैया, गंगटिक डॉल्फिन जैसे तत्वों को शामिल किया गया है जो पर्यावरण जैव विविधता के संरक्षण का संदेश देते हैं। मधुबनी पेंटिंग, छठ पूजा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से बिहार की जीवंत पहचान को रेखांकित किया गया है। इसमें समाहित अशोक चक्र और सिंह प्रतीक न्याय, शक्ति तथा गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे डिजाइन में बिहार का नक्शा उकेरा गया है जो राज्य की विविध पहचान, सांस्कृतिक गौरव और खेल भावना के विकास का जीवंत प्रतीक बन चुका है। राजगीर में होगा महिला कबड्डी। 12 अप्रैल 2025 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करके जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
बिहार की अनुष्का अभिषेक ने कराटे वर्ल्ड कप 2025 में जीता सिल्वर मेडल। 4 से 8 अप्रैल 2025 तक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित कराटे वर्ल्ड कप 2025 में बिहार की अनुष्का अभिषेक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। बिहार में सुनियोजित शहरीकरण के लिए जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन। 4 अप्रैल 2025 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन कर लिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिला में योजनाबद्ध शहरी विकास को धरातल पर उतारना है, जिससे शहरों और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित और समेकित विकास संभव हो सकेगा। बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बिहार के पटना में केंद्र और राज्य सरकार की 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके तहत प्रमुख योजनाएं अन्न भंडारण योजना। 25 पैक्स में 62,500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता होगी। पुलिस भवन निर्माण। गृह विभाग के अंतर्गत 133 नए पुलिस भवनों का शिलान्यास होगा। सड़क परिवहन परियोजनाएं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत 3 परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। छात्रावास का उद्घाटन। पटना स्थित दीप नारायण सिंह सहकारी संस्थान में छात्रावास का उद्घाटन किया जाएगा। मखाना प्रोसेसिंग केंद्र। दरभंगा में 46 लाख की लागत से मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। पेयजल आपूर्ति योजना। अमृत 1 परियोजना के अंतर्गत 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद बिहार में शिक्षकों को मिलेगा स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण। 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित कर बच्चों की शिक्षा और गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान दिया जाएगा। बिहार देश का पहला राज्य बना है जहाँ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े 1 लाख शिक्षकों को स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विशेष रूप से प्री स्कूल बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इस कार्यक्रम के दौरान स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बीच MOU भी साइन हुआ है। इसमें यह तय हुआ है कि शिक्षकों को सब्सिडाइज रेट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और प्रशिक्षण कार्यान्वयन के लिए नालंदा लर्निंग को अधिकृत किया गया है। नंदनगढ़ महोत्सव 2025 सांस्कृतिक उत्सव की भव्य वापसी। 23 मार्च 2025 को बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में भव्य रूप से किया गया। यह आयोजन 9 वर्षों के अंतराल के बाद संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत बिहार गीत से हुई। इसके बाद जय बिहार गीत ने मंच पर देशभक्ति और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल बना दिया। स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन को नियमित रूप से हर वर्ष आयोजित किए जाने की मांग की, ताकि लोक संस्कृति, पारंपरिक कला और क्षेत्रीय विरासत को सतत प्रोत्साहन मिल सके। सेपक टकरा विश्व कप। भारत ने जीता पहला स्वर्ण पदक। 20 से 25 मार्च 2025 तक आयोजित पटना में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग दोहराई। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की वर्षों पुरानी मांग को एक बार फिर से दोहराया है। इस दर्जे से बिहार को केंद्र से अधिक कर राजस्व और आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। विशेष श्रेणी के दर्जे की आवश्यकता के प्रमुख कारण ऐतिहासिक और संरचनात्मक चुनौतियां। बिहार को औद्योगिक विकास के अभाव और सीमित निवेश अवसरों जैसे गंभीर आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के विभाजन के बाद अधिकांश उद्योग झारखंड में चले गए, जिससे रोजगार तथा आर्थिक विकास की समस्याएं और बढ़ गई। प्राकृतिक आपदाएं। उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा आम घटनाएं। इन आपदाओं की पुनरावृत्ति से कृषि और जल आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे आजीविका व आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुनियादी ढांचे की कमी। राज्य में सड़क नेटवर्क अव्यवस्थित है, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बहुत सीमित है और शिक्षा सुविधाओं का अभाव भी विकास को बाधित करता है। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन। वर्ष 2013 में रघुराम राजन समिति ने बिहार को अल्प विकसित राज्य की श्रेणी में रखा था। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में बहुआयामी निर्धनता बिहार में 26.59% थी, जो राष्ट्रीय औसत 11.28% से कहीं अधिक है। बिहार की प्रति व्यक्ति GDP वर्ष 2022 से 23 में केवल 60,000 रुपये रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,59,496 रुपये था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित होने के बाद अब बिहार का एक और प्राचीन ज्ञान केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुनः स्थापित किया जा रहा है। इसका विकास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 500 करोड़ की स्वीकृति दी थी, पर
भूमि चयन में देरी से कार्य रुका रहा। अब भागलपुर जिले के अतिंचक गांव में 202.14 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्थापना 8वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा। स्थान गंगा नदी तट, भागलपुर, बिहार। विशेषता तांत्रिक बौद्ध धर्म और वज्रयान का प्रमुख केंद्र, जिसमें धर्म, दर्शन, व्याकरण, तंत्र आदि पढ़ाए जाते हैं। संरचना केंद्र में 208 कक्षों से घिरा स्तूप और उन्नत पुस्तकालय। प्रशासन कुलपति महास्थवीर द्वारा संचालन। पतन 1203 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। बिहार में बक्सर और पश्चिम चंपारण में सेज की स्थापना। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बक्सर, नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापित करने की घोषणा की है। इससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिकरण को गति मिलेगी। इसके लिए 125 करोड़ भूमि चिन्हित की गई है। केंद्र सरकार ने 2024 तक सेज की स्थापना को मंजूरी दी थी। इन क्षेत्रों का विकास निवेश को आकर्षित करने और व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाने हेतु किया जाएगा। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोसी मेची परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY-AIBP के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य बिहार में सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना और बाढ़ नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना है। परियोजना का स्वरूप कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा। पूर्वी कोसी मुख्य नहर EKMC का पुनर्निर्माण और विस्तार कर इसे मेची नदी से जोड़ा जाएगा। EKMC भारत नेपाल के संयुक्त कोसी परियोजना 1954 का हिस्सा है। लाभार्थी क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों के 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्रों को खरीफ मौसम में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी। आवंटन। परियोजना की कुल लागत 6,282.32 करोड़ और केंद्रीय सहायता 3,662 करोड़ है। समय सीमा। इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ई-ग्राम कचहरी ग्रामीण न्याय में नई पारदर्शिता। हाल ही में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से ई-ग्राम कचहरी प्रणाली की शुरुआत की है। 24 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस डिजिटल न्याय प्रणाली का शुभारंभ किया। इससे बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां ऑनलाइन केस पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। अब तक राज्य के 38 जिलों में 22,684 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 11,941 दीवानी और 10,743 फौजदारी मामले शामिल हैं। इनमें से 5,353 मामलों का सफल समाधान किया जा चुका है। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 1,427 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 491 का निपटारा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में 1,337 मामले और औरंगाबाद में 1,278 मामले दर्ज हुए, जिनमें से क्रमशः 971 दीवानी तथा 307 फौजदारी मामलों का समाधान हुआ है। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरी का आयोजन किया जाता है। साथ ही ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों की बहाली भी शुरू हो चुकी है। यह पहल पंचायत स्तर पर न्यायिक पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक बनती जा रही है। इसके बाद है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में चपाता मिर्च और कनडपिया को मिला भौगोलिक संकेत यानी GI टैग। हाल ही में तेलंगाना की वारंगल चपाता मिर्च, जो कि टोमेटो चिली के नाम से जानी जाती है, और केरल के आदिवासी हस्तशिल्प कनडपिया को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। वारंगल चपाता मिर्च टोमेटो चिली के बारे में, यह तेलंगाना का 18वां GI टैग प्राप्त उत्पाद है और तीसरा कृषि उत्पाद है जिसे यह मान्यता प्राप्त हुई। इसकी विशेष पहचान चमकीला लाल रंग और गोलाकार टमाटर जैसे आकार से होती है। यह मिर्च अपेक्षाकृत कम तीखी होती है, परंतु इसमें ओलेओडिसिन की मात्रा अधिक होने से इसका रंग और स्वाद विशिष्ट होता है। इसके 3 प्रकार प्रमुख हैं: सिंगल पैटी, डबल पैटी और ओडालू। लाल और काली मृदा, स्थानीय जलवायु, पारंपरिक विधियाँ इसे विशेष बनाती है, जिससे इसे अन्य क्षेत्र में उगाना कठिन है। कंडिपिया के बारे में, कंडिपिया को केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प GI टैग प्राप्त हुआ है, जो राज्य की पारंपरिक जनजातीय कला को नई पहचान देता है। इसे प्रमुख रूप से ओराली, मन्नान, मुथुवा, मलायन, कादर और उलादान जैसे समुदाय द्वारा तैयार किया जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ है दर्पण जैसी चराई, जो इसके चमकीले परावर्तक डिजाइन को दर्शाता है। कंडिपिया को पहले राजाओं को भेंट स्वरूप दिया जाता था, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता स्पष्ट होती है। प्रधानमंत्री ने किया पंबन ब्रिज का उद्घाटन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल कुल 2.7 किलोमीटर यानी 6,790 फीट लंबा है और वर्टिकल लिफ्ट प्रणाली पर आधारित है, जो भारत में पहली बार उपयोग की गई है। रोंगाली बिहू। हाल ही में भारत के असम राज्य में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू का उत्सव मनाया गया। यह पर्व असमिया नववर्ष की शुरुआत और वसंत ऋतु में बुआई के मौसम का प्रतीक रहा है। यह असम के 3 प्रमुख बिहू पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रोंग शब्द का अर्थ होता है आनंद, और यही भावना इस पर्व में देखने को मिली है। रोंगाली बिहू केवल एक कृषि पर्व नहीं रहा, बल्कि असम की सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतिनिधित्व करता है। बिहू नृत्य, पारंपरिक लोकगीत और वाद्य यंत्र जैसे ढोल, पेपा, गेगोना आदि की लय पर राज्य भर में उल्लास का वातावरण बना रहा।
अन्य बिहू उत्सव रोगाली बिहू अप्रैल में मनाया जाता है, जिसको बोहाग भी कहा जाता है। बुआई का मौसम शुरू असमिया नव वर्ष। काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। काटी फसल का मध्य मौसम, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना। माघ बिहू जनवरी यानी माघ में मनाया जाता है। फसल कटाई कांड सामुदायिक उत्सव। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किया गया शामिल। हाल ही में यूनेस्को ने भगवत गीता की प्राचीन पांडुलिपियां और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अपनी प्रतिष्ठित सूची मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। यह निर्णय भारत की विरासत को विश्व पटल पर और अधिक मजबूती से स्थापित करना है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ भारत के कुल 14 दस्तावेजी धरोहरें इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर इसी सूची में शामिल संग्रहों की कुल 570 हो गई है, यानी भारत की तरफ से 14 दस्तावेज और इसका वैश्विक स्तर पर 570 दस्तावेज हो गया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है? यूनेस्को का यह रजिस्टर वर्ष 1992 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षित करना और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसमें पुस्तकें, पांडुलिपियां, मानचित्र, ध्वनि और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी दुर्लभ सामग्री शामिल की जाती है। वर्ष 2025 में 74 नई प्रविष्टियां जोड़ी गई, जिनमें विज्ञान, बहुपक्षवाद और महिलाओं की उपलब्धियों से जुड़े विषय भी है। 100 से अधिक क्षेत्रों में इसकी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समितियां सक्रिय हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। बांग्लादेश ने आर्टेमिस समझौते पर किए हस्ताक्षर। हाल ही में बांग्लादेश ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस तरह वह इस वैश्विक पहल में शामिल होने वाला 54वां देश है। यह समझौता अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है एवं बांग्लादेश की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आर्टेमिस समझौता क्या है? आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ वर्ष 2020 में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह एवं बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए। यह संधि अंतरिक्ष को मानवता के लिए साझा संसाधन के रूप में महत्व देती है, राष्ट्रीय विनियोग पर रोक लगाती है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती है। भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश था तथा इसमें शामिल होने से भारत को उन्नत प्रशिक्षण, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अवसर तक पहुंच की सुविधा प्राप्त हो सकती है। मॉरिशस ने ISS देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA के साथ देश साझेदारी CPF पर हस्ताक्षर किए। अफ्रीकी क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा देश बनने का गौरव प्राप्त किया। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा ने इस ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक समझौता ISA और मॉरिशस को सौर ऊर्जा परियोजना में संयुक्त सहयोग के लिए संरक्षित एवं दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करेगा, जो मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होगी। CPF के छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगात्मक मंच है। इसका मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देना है। ISA की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को गति देने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई है। भारत और श्रीलंका के मध्य 7 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की श्रीलंका यात्रा ने न केवल कूटनीतिक हलकों में बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति में भी गूंज उत्पन्न कर दी है। यह यात्रा बहुआयामी सहयोग, सांस्कृतिक समन्वय और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ 7 सहमतियां ज्ञापनों पर हस्ताक्षरित किए गए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, रणनीतिक सहयोग, ऊर्जा अवसंरचना क्षेत्र में भागीदारी, वित्तीय राहत और क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक धार्मिक संबंधों की गहराई, नेबरहुड फर्स्ट और क्षेत्रीय रणनीति। दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा। हाल ही में दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा पर आए तथा ऐतिहासिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई के क्राउन प्रिंस और UAE के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात की। यह वार्ता नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सहयोग में को और मजबूत करने के लिए घोषणाएं की। बैठक में लिए गए बड़े फैसले। IIM अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में स्थापित होगा, जहां सितंबर 2025 से पहला MBA प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। IIFT का पहला विदेशी परिसर इंडिया पैवेलियन एक्सपो सिटी दुबई में खुलेगा। इसके अतिरिक्त वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत मार्ट परियोजना की नींव रखी गई, उसका 3D रेंडरिंग प्रस्तुत किया गया। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भारत कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। दोनों पक्षों ने रक्षा प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योगों के सहयोग को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को एक औपचारिक समझौता ज्ञापन के रूप में मजबूत किया जाएगा। UAE में भारत UAE मैत्री अस्पताल के लिए भूमि आवंटित की गई, जिससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कोच्चि और वाडियार में जहाज मरम्मत क्लस्टर विकसित किया जाएंगे, जिससे समुद्री अवसंरचना सशक्त होगी। इसके बाद संवैधानिक प्रशासनिक कार्यक्रम भी हम अगले क्लास में करेंगे।